unit number 5, and the topic of today's lecture is PERT. PERT, PERT. The PERT stand for Program Evolution and Review Techniques. It uses event-oriented network in which successive events are joined by arrows. तो वही है जैसा हमने सीपीएम में एरो से हमने बाकी सारे इवेंट्स को हमने ज्वाइन किया था, इसमें भी हमें वैसे ही नेटवर्क बनाना है। ठीक है। इट प्रेफर्ड फॉर द प्रोजेक्ट दैट आर नॉन रिपीटेटिव। तो ये बात मैंने बताई आपको। जहां पर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है उसके लिए हम पर्ड यूज करते हैं। इन विच टाइम फॉर वेरियस एक्टिविटीज कैन नॉट बी प्रिसाइसली डिटरमाइंड। यानी हमें टाइम जो है वो पता ही नहीं होता है। अब जैसे कोई पुराना प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिजेस, तो हमें पता है कि ब्रिजेस में पिलर अगर खड़े करने हैं तो उसको इंजीनियर को मालूम है कि ये 50 दिन में हो जाएगा या 60 डेज में हो जाएगा। उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस अवेलेबल है, पास्ट डाटा अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर हमें डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर कोई लॉन्चिंग कर रहे हैं, हम सैटेलाइट की लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। कोई आर&डी का प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट या फिर नया वेपन अगर लॉन्च हो रहा है, तो हमें टाइम का अंदाजा ही नहीं है कि उसमें कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है। जब टाइम का अंदाजा नहीं है तो हम क्या करते हैं, 3 तरीके के टाइम लेते हैं इसमें: ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है। आवाज आ रही है बेटा? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? पीपीटी आ रहा है ना क्लियर? यस सर। ठीक है। तो 3 तरीके के टाइम लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। थ्योरी है इसमें, बाकी मेथड जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। जैसा कि आपने सीपीएम में अगर आपने कर रखा है, सीपीएम में बहुत टफ न्यूमेरिकल मैंने करा दिए हैं। पर्ट में इतने टफ न्यूमेरिकल नहीं होंगे, इसमें बस छोटा सा कंसेप्ट है, वो ध्यान से सुन लो। तो अब हमने बात करी कि टाइम का अंदाजा होता नहीं है, तो टाइम की कैलकुलेशन तो करनी है। अगर किसी प्रोजेक्ट को हमने छोटी स्मॉल एक्टिविटीज में अगर ब्रेक करना है, स्मॉल एक्टिविटीज में अगर हमें ब्रेक करना है, तो हर एक्टिविटी का हमें एक अंदाजा तो लगाना ही पड़ेगा टाइम का। तो उसके लिए हम 3 तरीके के टाइम निकालते हैं: ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। ऑप्टिमिस्टिक का आपको पता होता है कि इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है। ऑप्टिमिस्टिक अगर कोई पर्सन है तो वो आशावादी है। पेसिमिस्टिक है अगर कोई पर्सन तो वो निराशावादी, नेगेटिव पर्सन है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव पर्सन है। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये हो गया कि अगर इफ एवरीथिंग गोस राइट, सब कुछ अगर बहुत अच्छे से चलता रहे, तब कितना टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में। दूसरा टाइम हम निकालते हैं पेसिमिस्टिक टाइम, व्हेन एवरीथिंग गोस रॉन्ग, सब कुछ अगर गलत चला। जैसे कोई आर&डी का प्रोजेक्ट है, सब कुछ जो है फेलियर होते चला जा रहा है, कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, तो वो पेसिमिस्टिक टाइम होगा। मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम मतलब इन दोनों के बीच का, कुछ अच्छा हुआ कुछ खराब हुआ, तो मोस्ट लाइकली टाइम जो है ये थर्ड वन हो गया। तो जनरली इसको हम ज्यादा वेटेज देते हैं। तो हमें क्या करना है, एक तरीके से एवरेज लेना है। हम तीनों टाइम निकाल के उनका एवरेज ले लेते हैं, और जब एवरेज ले लिया तो ये जो पार्ट का क्वेश्चन है कन्वर्ट हो गया बिल्कुल सीपीएम की तरह। बस हम टाइम का इसमें एवरेज लेते हैं, और उसका जो कन्वर्जन है वो बिल्कुल बाकी का जो क्वेश्चन है वो सीपीएम की तरह ही रहता है। ठीक है। तो program evaluation and review technique, the CPM system of a network omits the probabilistic consideration and it is based on a single time estimate. सिंगल टाइम एस्टिमेट का मतलब ये है कि सीपीएम ने हमने जो न्यूमेरिकल देखा था, सब में दे रखा था कि इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में 15 डेज लग रहे हैं या 20 डेज लग रहे हैं एंड सो ऑन। तो सिंगल टाइम एस्टिमेट था। यहाँ पर सिंगल टाइम एस्टिमेट नहीं है, हम 3 टाइम निकालते हैं, उसका एवरेज लेते हैं। इन द PERT एनालिसिस द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी इज नो लॉन्गर अ सिंगल टाइम एस्टिमेट। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का सहारा लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी के कई सारे कर्व होते हैं, इसमें हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने प्रेफरेंस दी है। 3 तरीके के जो टाइम है ये लिखा हुआ है, इसे डिनोट करते हैं हम टी ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इफ ऑल गोस एक्सट्रीमली वेल। तो मैंने बताया अगर सब कुछ सही चलेगा तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। पेसिमिस्टिक टाइम डिनोटेड बाय टी सफिक्स पी। ठीक है। तो क्या हो गया, व्हेन एवरीथिंग गोज बैड, सब कुछ नेगेटिव चले, सब कुछ खराब होता चला है प्रोजेक्ट में, तब कितना टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट होने में। मोस्ट लाइकली टाइम, इट इज डिनोटेड बाय टी एम। ठीक है। तो ये टी नॉट से डिनोट हो रहा है, ये टीपी से हो रहा है, ये टीएम। मोस्ट लाइकली टाइम हो गया व्हेन इट इज अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन क्या हो गई कि कुछ सेटबैक्स हैं, कुछ लैप्सेस हैं, और बाकी सब कुछ सही चल रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बाकी सब कुछ सही चल रहा है, दैट टाइम इज कॉल्ड मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे, ऐसा नहीं होता कि जो मोस्ट लाइकली जो टाइम है वो हमेशा मिडिल में रहे। इट कैन बी शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, इट कैन बी स्क्यूड टुवर्ड राइट। तो बहुत ज्यादा
ये सब थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा आपने मेथड, इतना इतना डिटेल में हमें नहीं जाना। तो हम एक अंदाजा लगाते हैं हम टाइम कैलकुलेशन के लिए। ये तो यहाँ पर दिस कर्व जो है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिस्क्राइब नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम अंदाजा लगा के ये कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा इसके पीछे की जो मैथमेटिक्स में उसमें हमें नहीं जाना, उसकी जरूरत भी नहीं है। हमें केवल फॉर्मूले से मतलब है, हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए और ये स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो इस कर्व में हम किसी ना किसी तरीके से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो हो गया टीपी माइनस टी नॉट, टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6 इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस क्या होता है आपको मालूम है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वो वेरिएंस होता है। इसका स्क्वायर कर दिया तो ये वेरिएंस आ गया। तो टीपी हो गया पेसिमिस्टिक टाइम, टी नॉट हो गया ऑप्टिमिस्टिक टाइम। नाउ मीन जो है, मीन कैलकुलेट करने के लिए हमने इसमें मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं टी नॉट प्लस 4 इंटू टी एम प्लस टीपी डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर जो मोस्ट लाइकली टाइम है जो अंडर नॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे थे, इसको 4 टाइम वेटेज दिया है। बस इसमें आप इतना याद रखो, इसको इसको वेटेज ज्यादा दिया है। मतलब किसी भी एक्टिविटी का जो कंप्लीशन टाइम है, मोस्ट लाइकली टाइम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो इसको वेटेज इन्होंने 4 टाइम दिया है। तो 4 ये हो गया, 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट हो गया, तो एवरेज ही है ये। दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ एवरेज। तो 6 यूनिट टाइम को हमने डिवाइड कर दिया 6 से, तो वो एवरेज निकल के आ गया। तो एवरेज को हमने डिनोट किया टीई, विच इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज टेकन इक्वल टू द मीन। तो यहाँ पर कितने टाइम आ गए, टीपी हो गया पेसिमिस्टिक, टीओ हो गया ऑप्टिमिस्टिक, और मोस्ट लाइकली टाइम हो गया टीई, और इन तीनों का एवरेज, तीनों का एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया टीई विच इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 4 इंटू टी एम प्लस टीपी डिवाइडेड बाई 6। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है और एक फॉर्मूला आपको ये वेरिएंस वाला याद करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट सिग्मा इज टू अंडर रूट वेरिएंस। तो सिग्मा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, उससे और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है। एक तो ये हो गया भाई, जब हम पी निकालेंगे तो दैट क्वेश्चन इज कन्वर्टेड टू द सीपीएम। सीपीएम में जैसा क्वेश्चन होता था उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन अ टाइम टी। सपोज कोई पर्ट पर्ट का हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसमें कोई प्रोजेक्ट जो है वो हमने एस्टिमेट किया कि 14 डेज में कंप्लीट होना है। तो एक हमने अंदाजा लगाया कि 14 डेज में कंप्लीट होना है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रोजेक्ट 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रोजेक्ट 16 दिन में कंप्लीट होगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी के बेस पे है। जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल लॉन्चिंग द सैटेलाइट इनटू द मार्स वट। तो ये जो भी नया प्रोजेक्ट है एकदम, जिसका पास्ट एक्सपीरियंस अवेलेबल नहीं है, तो उसका जो टाइम का अंदाजा लगता नहीं है। तो ये पार्ट के जितने भी क्वेश्चन है उसमें प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना है आपने। सब कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना है, कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर किसी ने बोल दिया कि 14 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी बात पे विश्वास नहीं करना है। ठीक है, हमें अपनी एनालिसिस करनी है, जो कि हम एनालिसिस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पर्ट। तो अगर बोल दिया भैया मैनेजर ने 14 दिन में कंप्लीट होना है, तो वो 14 दिन में कंप्लीट होने का नहीं, क्योंकि इससे पहले का हमें डाटा अवेलेबल नहीं है। इस बात की भी प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि 14 दिन में कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जेड टेबल। इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल कंप्लीट इन द गिवन ड्यूरेशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन अ टाइम टी वी कैलकुलेट द जेड। तो जेड का ये फॉर्मूला होता है वेयर टी इज द टाइम, 12 दिन या 14 दिन, कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो टाइम हो जाएगा। सीपी, सीपी स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो कोई भी नेटवर्क आप बनाते हो, हमने बनाए हैं, इससे बहुत सारे नेटवर्क बनाए थे। कोई भी नेटवर्क आप बना रहा हो तो उसमें कोई क्रिटिकल पाथ है, तो क्रिटिकल पाथ में कितना टाइम लग रहा है और कितने टाइम की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो दैट आल्सो विद रिस्पेक्ट टू द क्रिटिकल पाथ। तो देख लेंगे इसे, हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे इन सब चीजों को। z इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस द शेड्यूल टाइम टारगेट डेट लाई
away from the mean or expected date, here t is the desired time, और due time on contractual obligation time। तो इन सब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको न्यूमेरिकल में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम टेबल से दिखाएंगे। एक क्वेश्चन है इसमें, इसमें जस्ट हमें टाइम का कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ तक भाई कोई डाउट है तो पूछ लो, थोड़ा सा मैं जल्दी बता रहा हूँ ताकि एक न्यूमेरिकल तो हो ही जाए कंप्लीट। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। एनीवन? क्या बात है भैया, क्लास में बहुत सारे बच्चे आ गए आज। अभिषेक, अभिषेक भाई, यस सर। आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। कोई दिक्कत है किसी को अभी तक पूछ लो, फिर एक दो न्यूमेरिकल देख लें जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल में दे रखा है हमारा एक नेटवर्क दे रखा है। ठीक है, इस नेटवर्क में एक्टिविटी दे रखी है 10 to 20। अच्छा, एक्टिविटी चाहे 1 से 2 ले लो या 10 to 20 ले लो, बात एक ही है। इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसको इसने एक्टिविटी का नाम दिया है। आप 1, 2, 3 ले लो, ABCD ले लो, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो एक एक्टिविटी है 10 to 20, उस तक पहुंचने के लिए तीन तरीके के टाइम है, 6, 9 एंड 12। 6 इज T0 ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, 9 इज TM मोस्ट लाइकली टाइम है, और TP इज पेसिमिस्टिक टाइम है। तो हमें TE की वैल्यू निकालनी है। तो TE की वैल्यू क्या होगी? TE की वैल्यू हो जाएगी हमारी T0 प्लस 4 into TM प्लस TP डिवाइडेड बाई 6। तो T0 की वैल्यू है 6। तो जितना भी एरो दे रखा है उसी सीक्वेंस में दे रखी है, हर सीक्वेंस में ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ये सीक्वेंस दे रखे हैं क्वेश्चन में, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है। तो एवरी एक्टिविटी के लिए हमें TE निकालना है, TE मतलब मोस्ट लाइकली टाइम निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 4 into TM, TM हमारा 9, और TP अभी हम ये बात कर रहे हैं 10 to 20 एक्टिविटी के लिए बात कर रहे हैं। तो ये TP हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो 4 into 9 36 प्लस 12 इज इक्वल टू 48 प्लस 6 इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 9। ठीक है, इसी एक्टिविटी के लिए वेरिएंस कितना हो जाएगा? वेरिएंस हम निकालेंगे, वेरिएंस हो जाएगा हमारा टीपी माइनस, वेरिएंस हो जाएगा हमारा टीपी माइनस T0 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर। तो वेरिएंस हो गया हमारा टीपी हो गया 12 - 6 डिवाइडेड बाई 6, 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1। इसी तरीके से बाकी एक्टिविटी का निकाल लोगे। लेट अस से 20 to 30, जरा मुझे बताओ कितना होगा 20 to 30 इस एक्टिविटी के लिए। टी की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 14 प्लस 17 into 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 6, कितना है बताओ? 17 into 4 प्लस, बताओ भाई, कोई क्लास में नहीं है क्या? 17 क्या है? 17 प्लस 14 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 17 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वेरिएंस हमें निकालना है। तो टीपी माइनस 20 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर, तो ये भी 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो हो जाएगा, निकाल सकते हैं। इसको आगे कर दूं? आ रहा है समझ में? तो देखो ये यस सर। टेबल है, आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल में जितनी भी एक्टिविटी है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, वैसे आएगा नहीं, बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन, तो 2 नंबर का हो गया। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आपने ये टेबल बनानी है। टेबल में आपको आइडेंटिफाई करना है कितनी एक्टिविटी, 10 to 20, जितने भी एरो हैं उसको आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये सारी सारी एक्टिविटी आ गई। ठीक है, 10 to 20, 10 to 15, ये सारी एक्टिविटी आपने लिख ली। और एरो के ऊपर जो भी टाइम था, एरो के ऊपर जो भी टाइम था T0, TM और TP लिख लिया, जो कि हर एरो के ऊपर जो टाइम दे रखा था, और ये सिग्मा स्क्वायर निकाल लिया और टी निकाल लिया, हो जाएगा ये। आगे बढ़ जाऊं तो टी की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, फॉर्मूला है वेरिएंस, आपने 1.4 कुछ भी आ सकता है, पॉइंट्स में भी आ सकता है। तो मोस्ट लाइकली टाइम जो है वो पॉइंट्स में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ये निकाल सकते हो हर एक्टिविटीज के लिए। आगे बढ़े? यस सर, कर दो। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं।
Next question is time estimate for the activity of a PERT network are given below. एक्टिविटी है 1 to 2 T0 TM TP दे रखा है, तो जरा मुझे बताओ कैलकुलेट इसमें पहला स्टेप तो वही है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो वेरिएंस कैलकुलेट करना है, इसी के आगे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, और टी कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस हो जाएगा टीपी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई 6 आपका स्क्वायर। तो टी का फॉर्मूला हो जाएगा, बताओ जरा कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। टी हो जाएगा 2 into 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 10 11 12 डिवाइडेड बाई 6 2। टी बताओ 2 to 3 एक्टिविटी का, बताओ भाई। एक आज स्ट्रेंथ अच्छी नजर आ रही है, लेकिन एक्टिव बच्चे एक ही दो हैं बस, स्टूडेंट्स आर नॉट एक्टिव। 2 to 3 एक्टिविटी का टी बताओ। टी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया भाई, T0 + 4 into TM प्लस टीपी डिवाइडेड बाई 6। 2 to 3 एक्टिविटी के लिए टी की वैल्यू बताओ। 4 4 4 16 17 + 7 24 24 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया 4। आगे बताओ 2 to 4 एक्टिविटी के लिए बताओ टी की वैल्यू। लेक्चर रिकॉर्ड करके ही तुम लोग को दे दिया जाए। हाँ? फिर 3 आएगा 3। 3 आएगा। 3 to 5 के लिए 4 into 2 + 8 + 1, 8 + 1 9 + 9 18 डिवाइडेड बाई 6 3। 3 into 4 4 3 12 13 14 और 4 18 डिवाइडेड बाई 3। 4 into 3, ठीक है, ये 4 टाइम कर रहे हैं ना, 4 टाइम इसे कर रहे हैं, तो 4 into 3 4 3 12 13 14, ये भी आ गया 3। ठीक है, वेरिएंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टीपी माइनस टी नॉट 3 - 1 2 2 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर कितना हो गया 1/3, 1/3 का स्क्वायर हो गया 1/9। 7 - 1 7 - 1 8 8 डिवाइडेड बाई 6 8 डिवाइडेड बाई 6 यानी 4/3। 7 - 1 8 डिवाइडेड बाई 6 4/3। 4/3 कुछ गलत हो रहा है क्या, 7 माइनस टीपी माइनस टी नॉट 2 to 3 एक्टिविटी के लिए क्या होगा यहाँ वेरिएंस 1। 1। मैं गलत कर रहा हूँ, मैं प्लस कर रहा हूँ, आप लोग बता नहीं रहे हो। तो 7 - 1 6 6 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर। 9 - 1 9 - 1 8 8 डिवाइडेड बाई 6 8 डिवाइडेड 9 - 1 टीपी माइनस टी नॉट 8 डिवाइडेड बाई 6 हो गया 2/3। 8 डिवाइडेड बाई 6 4/3 4 चौक 16 3 3 9, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो पहला स्टेप है, आपने क्या बनाना है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस निकालना है और टी निकालना है। ठीक है, तो टी यहाँ से निकाल सकते हो, 9 - 1 8 8 डिवाइडेड बाई 6 वो 16/9 हो गया। 4 - 2 2 डिवाइडेड बाई 6 1/3, तो 1/9 हो गया, ऐसे ये भी 1/9 आ गया। तो पहला स्टेप है किसी भी क्वेश्चन में, हमें सिग्मा स्क्वायर निकालना है और टी निकालना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या हो गया, हमें नेटवर्क डायग्राम बनाना है। अब क्या पूछा गया है देख लेते हैं क्वेश्चन में। ड्रॉ द नेटवर्क एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 12 डेज 14 डेज एंड 10 डेज। तो ये हमें, ये जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे जेड टेबल से निकालेंगे, ये बाद में देखेंगे। ये जेड टेबल से निकालना है, ये बाद में देखेंगे। अभी हमें पहला काम क्या करना है, हमें नेटवर्क बनाना है, क्रिटिकल पाथ बनाना है और क्रिटिकल पाथ निकालना है। क्रिटिकल पाथ के बाद जो भी हमें पूछा गया है वो हम देखेंगे। तो ड्रॉ द नेटवर्क, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 1 to 2 एक्टिविटी है, 1 to 2 एक्टिविटी है, 1 से कोई पैरेलल एक्टिविटी नहीं चल रही है, तो 1 to 2 मैंने यहाँ लगा दिया। 1 to 2 हो गया 1 और 2, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया एरो से। 2 to 3 2 to 4, तो ये हो गया 2 to 3
एंड 2 to 4, दो पैरेलल एक्टिविटीज जा रही हैं, 2 to 3 एंड 2 to 4, 3 to 5, 3 to 5, 4 to 5, तो 5 जो है वो 3 और 4 के बीच में लग रहा है। 3 to 5 एक एक्टिविटी है और 4 to 5 एक एक्टिविटी है। देन 5 to 6, तो ये डायग्राम जो है वो बहुत ही आसान डायग्राम है। तो इसमें देखो आप 1 to 2 एक्टिविटी, इसका हमने, अब देखो इन तीनों टाइम से अब कोई मतलब नहीं रह गया, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा फाइनल टाइम क्या, तो क्या हो गया, मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कितना है 2, तो इसके ऊपर हमने लिख लिया 2। 2 to 3 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम आ गया 4, TE4, तो हमने 4 लिख लिया। 2 to 4 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम आ गया 3। देन 3 to 5 के लिए आ गया 3, 4 to 5 के लिए आ गया 3, एंड 5 to 6 के लिए आ गया 3। ठीक है, हमने टाइम लिख लिया। यानी एक तरीके से जो इस तरीके का जो डायग्राम था, इस तरीके का जो डायग्राम था वो किसी भी न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा इस डायग्राम में, जहां पर हमारा टीई आ जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम। तो ये सीपीएम की तरह ही हो गया बिल्कुल क्वेश्चन। नाउ हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ क्यों निकालना है, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन में देखा था जो टीसीपी है ये क्रिटिकल पाथ के अलोंग होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्रिटिकल पाथ के अलोंग होता है। तो क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ई और एल, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो ये जैसा हमने पहले निकाला था, ई और एल हमें हर एक्टिविटी के लिए निकालना पड़ेगा। तो एट द स्टार्टिंग ई इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 0। तो जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं इसको ध्यान से देखें, ये 2-3 बार मैं बता चुका हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास में, अभी तक डायग्राम में समझ में सबको आ ही गया होगा, डायग्राम तो सबको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है बनाना। ई और एल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देख लें आप लोग इस न्यूमेरिकल में। ई की वैल्यू स्टार्टिंग पे 0 होती है और एल की वैल्यू 0 होती है। तो जब हम फॉरवर्ड चलते हैं, जब हम फॉरवर्ड चलेंगे, ई को प्लस करते हुए चलेंगे, और जहां पर टाई की सिचुएशन आएगी या फिर दो एरो आएंगे, वहां पर ई की वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे। तो ई की वैल्यू में हमें फॉरवर्ड चलना है। ठीक है, तो एट द नोड नंबर 2 ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंगल एरो, एक ही एरो आ रहा है। ठीक है, नोड नंबर 2 पे एक ही एरो आ रहा है, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 0 + 2 इज इक्वल टू 2। एट नोड नंबर 3 एक ही एरो आ रहा है नोड नंबर 3 पे, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2 इज इक्वल टू 6। 4 पे देख लेते हैं, एट नोड नंबर 4 एक ही एरो आ रहा है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 2, 3 2 5। 5 पे देखो दो एरो आ रहे हैं, एक एरो ये आ रहा है और एक एरो ये आ रहा है, दो एरो आ रहे हैं 5 पे, यानी ई की दो वैल्यू आएंगी। तो पहली वैल्यू 5 पे क्या हो जाएगी, 6 + 3 9। ठीक है, जो कि नोड नंबर 3 से आ रहा है। और नोड नंबर 4 को जब कंसिडर करेंगे तो 5 + 3 8। तो दो वैल्यू आ रही है, इस इन दोनों में जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो मैंने लिख दी 9, लार्जेस्ट विल बी सेलेक्टेड। ठीक है, नोड नंबर 6 पे एक ही एरो आ रहा है, एक ही वैल्यू आएगी 9 + 3, जो कि नोड 5 से आ रहा है। 9 + 3 इज इक्वल टू 12। तो ई की वैल्यू हमने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाल दिया फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। ठीक है, एल की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था स्टार्टिंग पे और एंडिंग पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम बराबर होता है। तो एल की वैल्यू नोड नंबर 6 पे 12 हो जाएगी। अब हमें बैकवर्ड चल रहे हैं, अभी तक हम फॉरवर्ड चल रहे थे, अब बैक कैलकुलेशन करेंगे और उसमें नेगेटिव माइनस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे हेड, कोई भी एरो है उसका हेड देख रहे थे, अब हम टेल देखेंगे। टेल किसी नोड पे दो तो नहीं हो जा रहे हैं, हमें ये देखना है। तो ये देखो नोड नंबर 6 से पीछे चले 5, 5 पे एल की वैल्यू कितनी हो गई, एल की वैल्यू 5 पे हो गई 12 - 3, 12 - 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 4, 4 पे 5 के बाद 4 पे देख लो, 4 पे एल की वैल्यू क्या होगी, एक ही टेल आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 माइनस सॉरी 9 - 3 इज इक्वल टू 5, 9 - 3 इज इक्वल टू 6, सॉरी ये गलत हो गया, 9 - 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 9 - 3 इज इक्वल टू 6। नाउ 3 पे देख लो, 3 पे एक ही टेल आ रहा है, एक ही टेल है, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 - 3 इज इक्वल टू 6। दो पे देखो दो टेल आ रही है, दो पे दो टेल आ रही है, यानी टाई हो गया। एल की दो वैल्यू आएंगी, एल की वैल्यू हो जाएगी 6 - 4 इज इक्वल टू 2, और एक वैल्यू हो जाएगी 6 - 3 इज इक्वल टू 3। तो दो और तीन में विच वन इज स्मॉलर, स्मॉलर क्या है, दो, तो यहाँ पर एल की वैल्यू मैंने लिख दी 2। ठीक है,
वन पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही एरो आ रहा है, एक ही टेल आ रही है एरो की। तो 2 - 2 = 0, तो एल की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो बताओ फिर आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो अब हमें क्रिटिकल पाथ निकालना है। क्रिटिकल पाथ करस्पॉन्ड करस्पॉन्ड वेयर ई इज इक्वल टू एल। ई इज इक्वल टू एल वो क्रिटिकल पाथ हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ई इज इक्वल टू एल की वैल्यू, यहाँ पर ई इज इक्वल टू एल है, यहाँ ई इज इक्वल टू एल है, यहाँ ई इज इक्वल टू एल है, और यहाँ भी ई इज इक्वल टू एल है, और ये ई इज इक्वल टू एल है। यहाँ पर ई इज इक्वल टू एल नहीं है। तो क्रिटिकल पाथ हमारा क्या हो गया? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, and 5 to 6। This is the critical path. Critical path is critical path is 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, and 5 to 6। ठीक है, अच्छा इसकी प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी होगी? टोटल प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी होगी? 12 जो दे रखा है हमें, डेज में दे रखा है, इन डेज। तो टोटल प्रोजेक्ट लेंथ 12 आ गई। अच्छा 12 यहाँ से भी आ सकती है। अब क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन होती है जो क्रिटिकल पाथ की, वो वही हमारा एक्चुअल में प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी होता है। तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 2 + 4 4, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 3 इज इक्वल टू 12। तो ये तो बहुत छोटा सा नेटवर्क है। बड़े से नेटवर्क में भी आप क्रिटिकल पाथ को जब आप एड ऑन करोगे तो यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्रिटिकल पाथ पता चल गया। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू द क्रिटिकल पाथ। देखो यहाँ आ गया हमारा, ये हो गया क्रिटिकल पाथ, ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन का, डॉटेड लाइन से दिखा रखा है मैंने। ठीक है, ये क्रिटिकल पाथ हो गया। तो क्रिटिकल पाथ करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल एक्टिविटी व्हिच हैज इज इक्वल टू एल इज दिस इज द क्रिटिकल पाथ। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल पाथ, ये हमें निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल पाथ। तो यहाँ देखो 1 to 2 एक्टिविटी, 1 to 2 एक्टिविटी, 1 to 2 एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? वन वेरिएंस कितना है? 1/9। 1 to 2, 2 to 3 एक्टिविटी के लिए कितना है? 1। 3 to 5 के लिए कितना है? 16/9। ठीक है, और 5 to 6 के लिए कितना है? 1/9। तो सिग्मा क्या हो गया? सिग्मा करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल पाथ इज इक्वल टू अंडर रूट। तो अंडर रूट हो गया 1/9 प्लस 1 + 16/9 प्लस 1/9। ये बात समझ में आ रही है? ये बात सबको बस यही समझने का है इसमें, न्यूमेरिकल में और कुछ है नहीं। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट करते हैं हम। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमेशा वेरिएंस का अंडर रूट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल पाथ इज इक्वल टू 1/9, जो भी हमने क्रिटिकल पाथ निकाला उसको ऐड ऑन कर दिया और उसका अंडर रूट निकाल दिया। तो यू कैन सी 1/9 प्लस 1 + 16/9 प्लस 1/9। तो ये कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेट कर लिया, 1.73 आ गया। ठीक है, नाउ टीसीपी क्या होगा? टीसीपी बताओ जरा, टीसीपी कितना होगा? लिखा हुआ है यहाँ पर, टीसीपी इज टाइम करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल पाथ। तो ये टाइम करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल पाथ, इसको हम ऐड ऑन कर देंगे। 2 + 4 4 2 6, 6 3 9 +3। ठीक है, तो टीसीपी की वैल्यू आ गई 12 और सिग्मा की वैल्यू आ गई 1.73। ठीक है, तो टीसीपी की वैल्यू आ गई 12 डेज और सिग्मा की वैल्यू आ गई 1.73। दैट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द केसेस। तो हमें अगर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज ड्रॉ द नेटवर्क, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 12 डेज, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोजेक्ट 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जेड की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या पूछ रहा है? 12 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू 12 माइनस टीसीपी की वैल्यू हमें मालूम है 12 डेज है, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 1.73। तो ये वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो 0 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या देखनी है? जेड टेबल। तो आपकी ये जेड टेबल जो है वो अवेलेबल है किसी भी किताब के, ऑपरेशन रिसर्च की किताब के पीछे अपेंडिक्स में अवेलेबल है। तो या फिर अगर एग्जाम में जो है वो जेड टेबल प्रोवाइड की जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं आपको
इसका डाटा दिया जाएगा। ठीक है, तो जीरो के करस्पॉन्डिंग, अच्छा इसमें देखो z है, z की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू, ये सारे कॉलम एक ही हैं, z की वैल्यू एंड द फाई इज द प्रोबेबिलिटी, z की वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी, z की वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी, तो z की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, जीरो, जीरो के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट दैट टास्क विल कंप्लीट इन 12 days इज इक्वल टू 50%। 50% कैसा है, 0.5 को परसेंटेज की फॉर्म में, 0.5 इज द प्रोबेबिलिटी, उसके परसेंटेज के फॉर्म में करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड देखो क्या पूछ रहा है ये, इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 14 डेज, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोजेक्ट जो है वो 14 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ इतना समझ में तुम लोग को आया या नहीं आया, क्वेश्चन 1 मिनट का रह गया है बस, मुझे बताओ ये प्रोबेबिलिटी समझ में आई। यस सर। यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी, देखो मैंने यही पार्ट में, मैंने शुरुआत में कंसेप्ट कंसेप्ट जो मैंने बताया था उसको यहाँ रिलेट कर सकते हो आप, जो मैंने स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट बताया था कि पार्ट में कुछ अंदाजा होता ही नहीं है हमें, कोई R&D का प्रोजेक्ट है या कोई लॉन्चिंग का सैटेलाइट है, हमें पता ही नहीं होता, हमने बोल तो दिया कि 12 दिन में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, हमने बोल दिया, नेटवर्क बना दिया, तो वो भी हमें प्रोबेबिलिटी से जज करना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो हमने नेटवर्क में हमने एक मोस्ट लाइकली और एक्सपेक्टेड टाइम से जो हमने कैलकुलेशन कर रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कैलकुलेशन कुछ भी मतलब एक्यूरेट नहीं है, इस तरीके के प्रोजेक्ट में कुछ भी एक्यूरेट नहीं है, कुछ भी प्रिसाइज नहीं है, कुछ भी रिजिड नहीं है कि हाँ ये हमने अगर बोल दिया तो ऐसा ही होगा, सब कुछ फ्लेक्सिबल है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन, मतलब इंटरप्रिटेशन जो है पर्ट का अलग है विद रिस्पेक्ट टू सीपीएम। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन तो वैसा ही है, क्वेश्चन में तो हमें इसमें नेटवर्क का डायग्राम बनाना है, क्रिटिकल पाथ में क्वेश्चन तो बिल्कुल वही है, 70% क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जो कि हमने सीपीएम में करा था, बस इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी बेस है, बस नथिंग एल्स, उसमें बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और प्रोबेबिलिटी बेस क्यों है ये मैंने बता दिया कि सीपीएम वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें पास्ट डाटा हमें एक्सपीरियंस अवेलेबल रहता है और इसमें पास्ट एक्सपीरियंस अवेलेबल नहीं रहता है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि प्रोजेक्ट 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये हमने निकाली, 50% प्रोबेबिलिटी है बाई कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ जेड एंड सी द वैल्यू ऑफ जेड, उस जेड की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमने टेबल से, तो जेड टेबल आपको मालूम ही है, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने जेड टेबल के बारे में फर्स्ट टाइम सुना होगा, ठीक है, जेड टेबल आपको मालूम है क्या होती है। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पूछ रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोजेक्ट जो है वो 14 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है 14 डेज की 50% से ज्यादा आएगी या कम आएगी, ये बता दो मुझे। माय क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट इसमें ये पूछ रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्रोजेक्ट जो है 14 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा होगी या 50% से कम होगी, ज्यादा ही होनी चाहिए सर, क्यों। क्योंकि उसका 2 दिन बढ़ रहे हैं ना, तो सर हाँ वेरी गुड, उसके 2 दिन बढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी 14 दिन में कंप्लीट होने में, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं, इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, तो z की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 1.73, तो ये जो वैल्यू आएगी देख लेते हैं कैलकुलेटर से, 14 माइनस 12 1.56 सर, डिवाइडेड बाई 156। 1.156 आएगी, तो मैं इसे अप्रोक्सीमेट कर लेता हूँ 1.16, सही है ना, 1.16। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जेड टेबल देखनी है, जेड टेबल देखनी है 1.16 के रिगार्डिंग, ठीक है, तो नीचे आता हूँ मैं, 1.64 तक है ये, 1.16 ये दिख गया मुझे, 1.16 के करस्पॉन्डिंग जेड टेबल देख लेते हैं, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0.8770, 0.8770 यानी जेड की वैल्यू आ रही है हमारी फाइव, मतलब फाइव की वैल्यू आ रही है करस्पॉन्डिंग टू जेड इज इक्वल टू 0.87770, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 87.7%, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 14 डेज इज इक्वल टू 87.77।
ठीक है। तो नेक्स्ट ये पूछ रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल कंप्लीट इन 10 डेज। तो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये हटा दो, इसको इसको रीड मत करो, ये एक्सपेक्टेड टाइम। इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट ये प्रोजेक्ट विल कंप्लीट इन 10 डेज, तो हम निकाल देते हैं फिर से जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू हो जाएगी जेड इज इक्वल टू 10 - 12 डिवाइडेड बाई 1.73। दिस टाइम इट विल कम नेगेटिव। तो नेगेटिव आएगा तो उसमें बस हम इतना करेंगे भाई, 1.16 की वैल्यू तो हमें मालूम ही है भाई, नेगेटिव का तो कोई कंसेप्ट है नहीं यहाँ। तो नेगेटिव के केस में हम क्या करते हैं, नेगेटिव के केस में हम वन से, देखो कोई नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं जेड की, तो ये सब कुछ पॉजिटिव ही है। तो नेगेटिव के केस में हम क्या करेंगे, वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी 5z विल बी 1 - तो 1.1 के करस्पॉन्डिंग हमें मालूम है 0.8770 है। तो नेगेटिव, अच्छा प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी या 50% से कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, कितनी आएगी 10 दिन में कम कंप्लीट, क्या होगी, कम। कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी यानी इसमें मतलब कंसेप्ट यही है कि जब नेगेटिव में आएगा तो जो भी वैल्यू होगी टेबल में वो हम वन से माइनस कर देते हैं, 8770। तो वन माइनस 0.8770 = 0.123, ये आ रहा है हमारा 0.123। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन द टास्क इन 10 डेज इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर दो 12.3%। तो बस ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पार्ट में। तो तीनों प्रोबेबिलिटी निकालने की, 10 दिन में काम करने की, काम कंप्लीट होने की, 12 दिन में और 14 दिन में। तो यू कैन सी इन दिस वे यू कैन राइट द क्वेश्चन टीसीपी। ठीक है। तो z की वैल्यू 0 आ गई तो 50%, z की वैल्यू जब हमारी 87 आई, यहाँ पर लिखी नहीं है, 0.877 आई, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 87.7, यहाँ पर 1 से माइनस कर दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 12.3% आ गई। ठीक है। तो दिस वाज, ये एक क्वेश्चन हो गया पार्ट का। बाकी एक क्वेश्चन जो है वो हम बाद में कर लेंगे, या फिर आप कर सकते हो ये। ठीक है, इसको आप अपने आप भी कर सकते हो।